स्टडी आई क्यू प्लेटफॉर्म। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने मेंस क्लियर किया। और जैसा कि पता है कि ये इंटरव्यू का सेक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है बहुत सारे वजह से, ठीक है। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं। बाय द वे, आपको कभी भी लगे कि कुछ चीज़ें या क्लियर नहीं है, वॉइस क्लियर नहीं है, तो आप बता दीजिएगा। वैसे अभी हम लोग ठीक है चेक कर सर। चुके हैं पूरा। ठीक है, शुरू करते हैं बीजू। ठीक है। तो यार, आप असम पीएससी का इंटरव्यू देने जा रहे हो और असम की राजधानी दिसपुर है। बजाय इस यस सर। बात के कि जो मेन या सबसे बड़ा जो वहाँ का डिस्ट्रिक्ट है, जो शहर है, वो है गुवाहाटी। तो क्या कारण था कि दिसपुर को राजधानी बनाया गया और गुवाहाटी राजधानी नहीं बनी? मीनवाइल ये भी बताइएगा कि व्हाट आर द क्वालिटीज। आप लैंग्वेज को लेके आई थिंक यू आर कंफर्टेबल ना? हिंदी इंग्लिश, इंग्लिश चलेगा ना? ठीक है। मीनवाइल आप ये भी आई एम बताइएगा। कंफर्टेबल। हाँ, मीनवाइल ये भी बताइएगा कि दिसपुर की वो खास बात क्या है जो कि इस दौरान ध्यान में रखी गई। ओके सर। सबसे पहले असम की जो कैपिटल थी वो शिलोंग हुआ करती थी। 1972 में कैपिटल जब असम में अभी जो प्रेजेंट है दिसपुर वहाँ शिफ्ट की गई थी। गुवाहाटी तब बहुत सारे ऑप्शन चुने गए थे। उसमें से दिसपुर एक ऑप्शन रखा गया, कंसिडरिंग कि वो जो हमारा अभी रोड है जहाँ जीएस रोड जो मेन हब होता है, तब गुवाहाटी बहुत छोटा हुआ करता था। आज की तरह जैसे हम डेवलप देखते हैं वैसा नहीं है। तब वो एरिया स्पेशली फोकस्ड एरिया था जहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन और मोमेंट वगैरह एक्टिविटीज के लिए जाना जाता था, इसलिए। अच्छा। और दिसपुर की कुछ खास बात जो अगर हम दिसपुर जाएं तो हमें देखने को मिलेंगी वहां पर? सॉरी सर, आप भी तो ऐसा। ठीक। ठीक। अच्छा, आप पूरा नाम लिखते हैं बीजू छेत्री। जो यस सर। सरनेम है छेत्री, इसका कुछ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी है, यस सर। बताइए। सर, ये जो छेत्री हमारा जो सरनेम है, ये वन ऑफ दी वॉरियर क्लेन्स या जो गवर्नर्स होते थे, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो जी। मिडिवल इंडिया में जो गोरखा किंगडम हुआ करता था वहाँ पर, नेपाल में अलग जो किंगडम्स होते थे वहाँ वॉरियर्स के रूप में ये छेत्री जो हमारा जो टाइटल है ये हुआ करता था। ओके। तो मोस्टली जो वॉरियर्स होते हैं उनका टाइटल सिग्निफाई करता ठीक। हाँ। अच्छा बिजू जी, आपको क्या नहीं लगता है कि टाइटल जो है वो लोगों को डिवाइड करता है, कम्युनिटीज़ को डिवाइड करता है? तो टाइटल को क्यों ना हटा दिया जाए, सबका बस एक ही मतलब सरनेम सरनेम हटा दिया जाए, आपका नाम बस बिजू रहे। है। नहीं सर, मेरे को जहाँ तक लगता है कि टाइटल्स डिवाइड नहीं, यूनाइटिंग का काम ज़्यादा करती है। कहीं इंस्टेंसेस हो सकती है जहाँ पर टाइटल डिवाइड किया होगा पीपल को, बट आई फील ज़्यादातर लोगों में, जो लोगों के बीच एक सोलिडरिटी होती है कम्युनिटी के बीच, और अपनी कल्चर अपनी हेरिटेज को बचाए रखने में हेल्प करती है। ठीक है। रास महोत्सव अभी हाल ही में माजुली में हमने देखा था, न्यूज में भी था। Yes. क्या है रास महोत्सव के बारे में कुछ बताइए। सर, रास महोत्सव जो है ये यहाँ पर हम लोग का एक कल्चरल और फेयर्स भी होता है। ये एक फेस्टिवल है, असम में अलग अलग जगह में मनाया जाता है। मोस्टली जो कृष्ण, उनके अलग अलग लाइव स्टेजेस हैं, थ्रू आर्ट, थ्रू डांसेस, म्यूजिक, उसको एक पोर्ट्रे किया जाता है थ्रू आर्टिस्टिक मीडियम। तो वो सारा उसको दिखाया जाता है लोग, और कहीं कहीं जगह में फेयर्स भी होते हैं, उसके जो इवेंट होता है उसके आसपास लगा। अच्छा। इसमें मैंने जो बोला रास महोत्सव माजुली में, माजुली यस जो सर। द्वीप है इसकी खुद भी कुछ खास बातें हैं, विशेष बातें हैं, जिस वजह से जियोग्राफिकल सिग्निफिकेंस इसका बढ़ यस जाता है। सर। आप बता सकते हैं माजुली के बारे में? सो ये माजुली जो है ये वर्ल्ड का सबसे, जैसे कि एज वी नो सर, ये बिगेस्ट रिवर आइलैंड है। और यहाँ पर कल्चरली भी ये प्लेस बहुत ही रिच है। यहाँ पर जो असम के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सेंट, और उन्हें माना जाता है शंकरदेव, उन्होंने वहाँ पर जो उनके वन ऑफ द डिसाइपल्स हैं उनके साथ उनका मिलन हुआ था। देयर वाज अ डिबेट ऑन कि ही वाज, द माधव देव वाज ए हिंदू एट दैट टाइम, जो ज़्यादातर जो अलग हिंदू रिचुअल्स होते हैं उसमें ज़्यादा विश्वास रखते थे। तो उस तरह से जो मीटिंग प्लेस हुआ करता था, और वहाँ पर बहुत सारे आहूम किंगडम के टाइम में भी बहुत सारे होत्रो वगैरह हैं जो आज भी फेमस है मास्क मेकिंग के लिए। हमारा जो कल्चर है वो सब वहाँ पर होता है, इसलिए माजुली का जो असम में कल्चरली रिच हिसाब से अभी भी फेमस है। एक बहुत विशेष पर्सनालिटी रहे असम के, गोपीनाथ बारदोलाई। इनके बारे में यस आप सर। क्या जानते हैं? इसको बताइए, फिर इससे जुड़ा एक और क्वेश्चन है मैं आगे पूछूंगा इस पर। बताइए। ठीक है सर। हाँ, गोपीनाथ बोरदोलोई सबसे पहले एक फ्रीडम फाइटर थे।
जो 1922 में अरेस्ट हुए गए थे जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पे। उसके अलावा वो असम के सेकेंड, तब प्राइम मिनिस्टर बोला जाता था, तब प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर थे असम के। उन्होंने जो असम में, जब असम को जो जब ये कैबिनेट मिशन आया था, असम वाज सपोज टू बी, मतलब वहां पर प्लान किया गया था कि इस बंगाल के साथ अटैच किया जाएगा। तब उन्होंने मास मोबिलाइजेशन करके असम को इंडिया का पार्ट रखने में उनका बहुत बड़ा रोल रहा है सर। और पोस्ट उसके बाद में जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज आसाम में, जो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी है, जो मेडिकल कॉलेज है डिब्रूगढ़ में, वो सारा जो इनिशियल नेशन बिल्डिंग जो आसाम में हुआ है, उनमें उनका बहुत बड़ा रोल है। ठीक है। यार जब गोपीनाथ जी का नाम आता है ना, तो बोडो भाषा का बहुत बार जिक्र होता है, बोडो भाषा का जिक्र होता है। तो दो चीज, मेरे जो प्रश्न है इसमें दो तीन लेयर्स हैं। फर्स्ट, बोडो भाषा का भी स्टेटस क्या है असम में? नंबर दो, शेड्यूल 8 की जो लैंग्वेजेस है, जो 22 भाषाएं हैं, उसमें बोडो भाषा है या नहीं? नंबर तीन, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि कई बार इस स्क्रिप्टिंग पे बात होती है, तो बोडो की स्क्रिप्ट क्या है? जैसे होता है ना कि देवनागरी है, रोमन है, नेशनलिक है, कौन सी है? तो ये तीन प्रश्न है एक से जुड़े हुए बोडो भाषा से, आप एक एक करके आप इनको उत्तर दे सकते हैं। सबसे पहले जो असम में अभी बोडो भाषा का जो स्टेटस है, वो ऑफिशियल लैंग्वेज स्टेटस है, जो बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया जहाँ जी। पर है वहाँ पर। अच्छा। और उसके अलावा जो बोडो वन ऑफ दी 22 जो शेड्यूल लैंग्वेज है वो है। और जो उनकी जो अभी स्क्रिप्ट रिमेनली वो देवनागरी स्क्रिप्ट है, जो स्क्रिप्ट में लिखी जाती है। गुड, ओके। और लास्ट क्वेश्चन है मेरा, ठीक है, उसके बाद विद्याधर सर क्वेश्चन आगे बढ़ाएंगे। अभी हाल ही में जो असम सरकार है, जो असम गवर्नमेंट, उसने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एमओयू जिसे कहते हैं, वो साइन किया किसी पर्टिकुलर देश के साथ में और एक किसी विशेष क्षेत्र में। आप या उस देश का नाम और उस क्षेत्र का नाम अगर आप बता सकें तो। जो मेमोरेंडम है सर, रिसेंटली एज फार एज आई नो, वी हैव साइंड ए मेमोरेंडम विथ सिंगापुर टू डेवलप गुवाहाटी इन द इंफ्रास्ट्रक्चर। और उसको गुवाहाटी का जो सारा सिटी डेवलपमेंट के लिए हमने सर एक साइन किया है। ओके, ठीक है, गुड, ठीक है। विद्याधर सर क्वेश्चन पूछेंगे सर। Bizu, is it your first attempt? यस सर। Are you feeling nervous? यस सर। Be relaxed. Don't worry. Are you aware about the national education policy? यस सर। Assam government focuses on the mother tongue, promotion of the mother tongue education in the tribal Yes. language under the National Education Policy 2020. Which tribal language have covered under it? Do you know? Under the NEP sir, National Education Policy sir. Sir, which languages are covered as that are to be taught in mother tongue in Assam sir? Can you repeat? Mother tongue in the tribal language. Assam government tried to promote some tribal language under the National Education Policy. Which Sorry language? sir, exactly I'm not able to recall which languages were. Don't worry. Women Reservation Act. Do you know about it? Women Reservation Act. What is Yes it? sir. Recently, the Women Reservation Act, which was passed by the Parliament, it wants to provide around 33% reservation in the Lok Sabha and the Legislative Assemblies, and also in Delhi Union Territory Assembly, 33% people, and also there would be reservation to SC/ST women within that. Will it implement in the 2024 general election? No, sir. There is a condition that it will be implemented after the next census that would happen, and there would be a delimitation after that. Only then the rule would be implemented. Recently, Ladakh civil society groups are demanding for the inclusion of Ladakh in the 6th schedule. Do you know Yes. about it? Yes, sir. What will be the impact on the Ladakh after the inclusion on the 6th schedule? Yes, sir. There has been demand by the after the creation of Ladakh as a union territory. There has been demand from the public because of the unique cultural diversity over there to protect. So I think
considering the demography and the cultural aspects over there, I think sixth schedule area, as it shares a lot of similarity with the northeastern states in types of culture, I think if provided, it can help in conserving the culture over there. Is it impacted the land? Yes, sir. In sixth schedule area, there are provisions related to land, safeguarding of the land for the locals and the indigenous people over there. China extend the China-Myanmar economic corridor to the Sri Lanka. Okay, Yes, sir. so expanding the is it expanding the Belt and Road Initiative? Is it Yes, create sir. any threat on the Indian security? Of course, sir. The Belt and Road Initiative of China is seen as a threat to India's sovereignty also, as we have seen, and also to the greater interest of our country. Considering the case in Myanmar, it has been recently alleged also that Chinese presence has been somewhat seen in the Manipur violence that has been seen. So there are chances that militants might take root in those places which operate in Northeast India through the help of Chinese if this economic corridor increases. What will be the strategic importance for the China? So I feel the neighbors around India, China is trying to demoralize at the same time decrease our influence in our neighbors. And I think Belt and Road Initiative in Myanmar will be able to increase influence. They will be more aligned towards the Chinese. The junta government is already dependent on them for arms and other things, and I think it would increase further. This And it may corridor be is the alternate route for the from the Malacca Strait, because Malacca Strait is a yes, strategic point for the China. yes, sir. That is also Almost one all thing. the trade from the Malacca Strait. Yes, sir. Okay. Recently, Tamil Nadu government moved a Supreme Court Yes, sir. against the governor R.N. Ravi over the delay in the clarity of the bill. And what is the constitutional provision related to it? Yes, sir. There are any bill that has been sent to the governor. He can. There are constitutional provisions for him if it violates any national issues or if it's in the national concern. If there is that bills can be forwarded to the president. The right now the concern or the issue in Tamil Nadu is the bills that had to be forwarded to the president or had to be assented or pending that has not been conveyed to the Council of Ministers. That was one of the issues that was seen over there. So I feel as far as constitutionally, there are few vacuums as when the governor is supposed to send with what time period the president is supposed to return the bill. I think those places are a little bit vacuum area that is seen in the constitution, which allows sort of conflict between the center and the state. Okay. And the do you know about the India Middle East Europe Economic Corridor? Recently, the U.S. Yes, President sir. Joe Biden has said the announcement of the India Middle East Europe Economic Corridor may influence the Israel and Palestinian war, Hamas attack on the Israel. Is it right? Yes, sir. Since conflict that we are seeing in Israel, Hamas conflict that we are seeing, it will of course affect the India Middle East Economic Corridor because the parties over there, the Israel is a party, it's one of the party in the IMEC that we are trying to implement, Indian Middle East Europe Economic Corridor, sir. I think in Israel, the corridor that we are talking about, it passes to Israel, one of the ports, and disturbance over there will purely
hamper the implementation of this. And there are also conflicts between the Arab nations and the Israel due to the conflict, which will take some time to sort and get settled. Are you aware about the Ayushman Bharat scheme? Ayushman Bharat scheme. Yes, sir. What is it? Ayushman Bharat scheme is a health insurance as well as health and wellness based, improving the health ecosystem in India overall through insurance as well as increasing the nearby health and wellness centers. And the Assam government has taken a significant step towards the improving the healthcare access for the citizen of Assam. Yes. And Assam government also launched which scheme in the line with the Ayushman Bharat? Sorry, sir, I'm not able to recall the name. Don't Yes, most probably, if I can take it. Okay. Thank you. Thank you. बाकी हेलो बीजू। हाँ, आसाम जो है वो लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर है इंडिया का, आपको पता होगा। yes, sir. अच्छा, आसाम टी को जीआई टैग मिला है या नहीं मिला है? ज्योग्राफिकल इंडिकेटर का टैग जो होता है वो आसाम टी को मिला है या नहीं मिला है? मिला है। मिला है। आसाम टी का जो ऑर्थोडॉक्स वर्जन है उसको मिला है। ओके, ये आसाम टी जो है ये ब्लैक टी है या ग्रीन टी है? जो ऑर्थोडॉक्स टी है सर वो ब्लैक टी है। ओके, राइट, हाँ, आसाम टी ब्लैक टी है, यहाँ आप सही हैं। अच्छा, ब्लैक टी और ग्रीन टी में ऐसे क्या डिफरेंस है? मतलब अगर हम अगर ऐसे आपसे कोई आपका फ्रेंड पूछे कि हम ब्लैक टी प्रेफर करें या ग्रीन टी प्रेफर करें, तो आप किस पैरामीटर्स पर उसको बोलेंगे? लेट्स से कि मुझे स्ट्रॉन्ग टी पसंद है, टी विद स्ट्रॉन्ग फ्लेवर, तो मुझे कौन सा टी पीना चाहिए? तो सर आपको ग्रीन टी पीना चाहिए। एक्चुअली ब्लैक जो असम का ऑर्थोडॉक्स टी होता है, ये जो ट्रेडिशनली बनाया जाता है इसमें थोड़ा स्ट्रॉन्गनेस ग्रीन टी के तुलना में थोड़ा कम होता है। इसको ट्रेडिशनली पिक करके हैंड से रब करके फिर ब्लो कर उस तरह से ज़्यादातर बनाया जाता है। प्रोसेस कम होता है। ओके, ऑर्थोडॉक्स वाला वर्जन जो है उसमें Okay. सीपीसी वाला अलग होता है, तो ग्रीन टी उस हिसाब में थोड़ा ज़्यादा कैफीन ज़्यादा होता है। ओके, कैफीन कंटेंट किसमें बताएं ज़्यादा होता है? ग्रीन टी में। ओके, ठीक है, कैफीन कंटेंट नॉर्मली ब्लैक टी में ज़्यादा होता है, बट ठीक है, इट्स गुड कि आपको पता था कि ब्लैक टी। ओके, ठीक है। एक चीज़ बताइए कि ये जो आसाम का जो इकोनॉमी है उसमें लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन किस सेक्टर का है? जो सर्विस सेक्टर का। सर्विस सेक्टर का। ओके, रफली कितना परसेंट है? रफली एकदम रफली बताइए। 45%। राइट, आप बहुत ही एक्यूरेट हैं, ठीक है। बट ये ऑल ओवर इंडिया का जो सर्विस सेक्टर में कंट्रीब्यूशन है उसके कंपैरिजन में तब भी कम है। मतलब ऑल ओवर इंडिया जो है मोर देन 50% सर्विस का कंट्रीब्यूशन, तो कम क्यों है? क्या फैक्टर्स हो सकता है कि ये कम है? क्योंकि वहीं से फिर ये आएगा कि सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कैसे बढ़ाया जाए, क्या प्रॉब्लम्स है? हाँ सर, यहाँ पर शायद मेरे हिसाब से अभी भी क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग भी है, थोड़ा बहुत मैन्युफैक्चरिंग, और यहाँ पर सर्विस सेक्टर 3 है मोस्टली, ट्रेड, टूरिज्म और ट्रांसपोर्ट, और यही ज़्यादा मेजरली जो कंट्रीब्यूट करते हैं ये सब ही है। और यहाँ पर मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री बोले तो वो भी थोड़ा बहुत है, क्योंकि माइंस है, जो ऑयल इंडस्ट्री है वो है, तो उस हिसाब से। और एग्रीकल्चर अभी भी काफ़ी है, बाहर से भी हम लोग का यहाँ पर एग्रीकल्चर ज़्यादा है, तो उस हिसाब से इसलिए शायद इतना सर्विस सेक्टर में नहीं है। और सर्विस सेक्टर का ग्रोथ यहाँ आईटी जो कंट्रीब्यूट करता है यहाँ पर वो कम है। दैट इज़ वन ऑफ द मेजर रीजन कि सर्विस सेक्टर यहाँ जो कितना कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ आईटी वाला इतना इम्पैक्ट नहीं है जैसे इंडिया लेवल में। राइट, तो आईटी वाला कम क्यों है आपके हिसाब से? अगर आईटी सेक्टर को अगर आसाम में बढ़ावा देना होगा तो क्या स्टेप्स लिए जाने चाहिए? सर इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि इंटरनेट वगैरह, नेटवर्क वगैरह जो भी है जिस तरह से सारा चाहिए। कैपेसिटी बिल्डिंग भी, जो कंप्यूटर बेस्ड कोर्सेज जो भी हैं आईटी रिलेटेड, जो कैपेसिटी बिल्डिंग भी हमें इंक्रीज करना पड़ेगा।
और एट द सेम टाइम आई थिंक इट्स ऑल्सो माइंडसेट ऑफ द पीपल। यहाँ पर ज़्यादातर लोग एकदम बहुत गवर्नमेंट जॉब्स वाला ही, मतलब यहाँ पर ट्रिपल सीट, तो उस तरह से आईटी सेक्टर में तो आपको नॉन प्राइवेट जॉब इंक्लाइन भी होना पड़ेगा। ओके, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, ये जो सिक्स शेड्यूल का अभी सर बात कर रहे थे, आसाम में भी कुछ एरियाज़ में सिक्स शेड्यूल है। यस सर है। कौन कौन से एरियाज़ हैं? कार्बी आंगलोंग और जो हाफलोंग, जो डिमा हासाओ हम लोग बोलते हैं, और उसके अलावा जो बोडोलैंड एरिया है। ओके, तो सिक्स शेड्यूल जिस पर्पस के लिए आसाम में लाया गया था इन एरियाज़ में, तो वो क्या सक्सेसफुल रहा है, या मतलब कुछ प्रॉब्लम्स अभी भी बचे हुए हैं? आपको क्या लगता है? मैम सर, मोस्टली ज़्यादातर सक्सेस ही रहा है। देर आर कहीं कहीं हो ही सकता है कि कम जगह में फेलियर रहा है। हम लोग बीटीएडी देख सकते हैं, जहाँ पर अभी इतना सारा जो हम लोग वहाँ यूनिवर्सिटीज़ हुए हैं, वहाँ पर अभी पीस, बहुत दिन से वायलेंस वगैरह जो पहले देखा गया है, वो सब अभी कम गया है। इवन डेवलपमेंट के फेस में पहले बहुत सारे स्ट्राइक्स वगैरह भी होते थे, वो सब अंडर डेवलपमेंट, वो सब भी अब कम गया है। उससे हम पता कर सकते हैं कि लोगों के सामने डेवलपमेंट एक हिसाब से जो नीड्स हैं लोगों की बेसिक, वो सब में ये रीजनल वो जो ऑटोनॉमी दी गई थी उससे हेल्प हुई है सर। लेकिन कहीं कहीं जगह में अभी भी करप्शन की केसेस, नेपोटिज्म, इस तरह से जो, क्योंकि एक डिसेंट्रलाइज अप्रोच है, तो वो सब भी देखने को मिला है। ओके, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन, आसाम का जो है वो बॉर्डर किस किस स्टेट से लग रहा है? असम का बॉर्डर सर स्टेट, हाँ। सो नॉर्थ में सब हमारा अरुणाचल प्रदेश है, और उसके बाद नागालैंड है, मणिपुर है, मतलब बॉर्डर जो मैं बता रहा हूँ, तो मिजोरम है, नीचे त्रिपुरा है, मेघालय है, और वेस्ट बंगाल है। स्टेट्स हैं, और दो कंट्रीज भी है, बांग्लादेश और भूटान सर। ओके, ओके, तो हाँ, सॉरी। Viju, हम्म, are you aware about the environmental condition of Assam or the India? यस सर। Recently, a conference was taken place on the UAE, COP28. A fund will be generated. A fund was generated by the UAE government. Yes. What is name of this fund? Sir, if I'm not wrong, loss and damage fund most probably. Which organization organized COP28? COP28, which, Sorry, so you are asking who organized the COP? COP28. It's United Nations Framework Convention on Climate Change. It's organized by, it's one of the specialized agencies of. Okay. Good. ओके, इसी में एक जुड़ता हुआ क्वेश्चन है। कॉप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है। कॉप के साथ जो चीज जुड़ती है वो जुड़ता है क्योटो प्रोटोकॉल। ये क्योटो प्रोटोकॉल की कॉप है, जो आपको पता होगा कि यूएनएफसीसी जो था उससे निकल के आता है क्योटो प्रोटोकॉल, और उसकी कॉप से ही है। क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में बस थोड़े से शॉर्ट में अगर आप बता सकें कि व्हाट डू यू नो अबाउट क्योटो प्रोटोकॉल, एंड एट द सेम टाइम व्हाट आर एनेक्स ए, एनेक्स बी कंट्रीज इन इट, एनेक्स 1 एंड एनेक्स 2 कंट्रीज क्या है ये, इनमें डिफरेंसेस क्या है? सो क्योटो प्रोटोकॉल जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क, जो रियो समिट हुआ था इसका पहले, उसके टाइम पे जो हम लोग क्लाइमेट चेंज पहली बार जब हमने वर्ल्ड ने जो माना कि दिस इज ए कंसर्न जो वर्ल्ड को फेस कर रही है, जो राइजिंग टेम्परेचर्स हैं, जिससे अलग अलग इम्पैक्ट देखे जा रहे हैं आर्ट पे, उसी को कंट्रोल करने के लिए ये जो हमने लाया था क्योटो प्रोटोकॉल की, इट was decided कि वेरियस मेजर्स लिए जाएंगे कलेक्टिवली एट द इंटरनेशनल लेवल। सर, जो जहाँ तक ये जो एनेक्सर्स की कंट्री है, आई एम एग्जैक्टली नॉट एबल टू रिकॉल एनेक्सर ए एंड एनेक्सर बी, but there was a larger level, there was a concept कि there are developed countries, developing countries, and you know that responsibilities were shared equally based on these annexes, but exactly sir not able to recall. कोई नहीं, ठीक है। तो
थैंक यू सो मच, इट वाज अ वेरी गुड इंटरव्यू, ठीक है। मीनवाइल हम इसके जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम आपको रिव्यूज देंगे कि क्या है, ठीक है। तो देयर इज अ पैच एंड कट एंड देन नेक्स्ट, ये उसी में जुड़ेगा एक्चुअली, हम लोग को पैच देना पड़ता है वहाँ पे, ठीक है। द थिंग इज कि सभी लोग अपना अपना व्यूज देंगे, बट हम लोग बारी बारी से दे रहे हैं। देखो यार, स्टार्ट करते हैं सब, ठीक है। पैच एंड स्टार्ट। पहले तो कि बीजू, जो मुझे एक जो मैंने ऑब्जर्व किया कि जब भी आप इंटरव्यू देने जाइए ना, ये फ्रेम में रख के जाइए कि आप प्रॉपर परमानेंट आप फाइनल इंटरव्यू दे रहे हो, तो ड्रेसिंग उसी हिसाब से आप कीजिए जिस हिसाब से आपको इंटरव्यू में जानी है, ठीक है। नंबर 1, जितने भी आप मॉक इंटरव्यू आप लो, ड्रेस प्रॉपर रहो, प्रॉपरली ड्रेस रहो, ठीक है। नंबर 1 ये है। दूसरा क्या है कि जब भी आप कोई लैंग्वेज, पहले तो क्लियर हो लो कि इंग्लिश में या हिंदी में, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि वहां पे लैंग्वेज का इनिशियल पूछते हैं, तो उस पर श्योर हो लेना कि वेदर दिस इज गोइंग टू बी इंग्लिश, हिंदी, और इफ इट इज बोडो तो फिर आई डोंट थिंक सो कि बोडो में इंटरव्यू यहाँ पे कोई लेगा। इंग्लिश हिंदी का ही मोस्टली चलता है जहां तक मुझे लगता है, असम का, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हाँ हाँ, यहाँ पर सर वो इंटरव्यू ना बाइलिंगुअल मिक्स चलता है। ही, हाँ मतलब आसामीज में फिर इंग्लिश वाला सब जैसे कि होता है ना कि रेस्पॉन्स ऐसा इंग्लिश में बोल हाँ, देते मैं हैं, एक्चुअली बाकी फिर इसलिए बता आसामीज रहा हूँ में कि वहाँ पे एक सिलेक्टेड हाँ स्टूडेंट रह चुके हैं, तो उनसे जो मेरी बात हुई थी तो मोस्टली बाइलिंगुअल ही, मतलब नॉर्मल जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कुछ इस तरीके से इंटरव्यू चलता है। तो बी वेरी क्लियर अबाउट योर लैंग्वेज, ठीक है, एक ही है। दूसरी बात क्या है कि दिसपुर पे मैंने क्वेश्चन पूछा था, एंड यू मस्ट नो अबाउट दिसपुर बिकॉज इट इज अ कैपिटल, एंड आपका जो लोकल एरिया, आप जहां से बिलोंग करते हो उस सिटी के बारे में, दिसपुर के बारे में डिटेल में जानो। और सर का एक जो क्वेश्चन था, सॉरी ये आपके में छीन रहा हूं मैं, लेकिन जो टी है ना, चाय बहुत स्पेशल है, आसाम से जुड़ा। अभी हम लोग भी रिसेंटली आसाम साइड गए थे, तो चाय का एक बहुत बड़ा कल्चर जुड़ता है उससे। तो चाय के बारे में बहुत सारी चीजें, जो टी की क्रॉप होती है, क्रॉप की जो वेरिएशंस होती है, व्हाई आसाम टी इज स्पेशल, व्हाई ब्लैक टी स्पेशल, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ब्लैक टी एंड ग्रीन टी, यू मस्ट नो दीज थिंग। इनको थोड़ा सा काम कर लेना इस पे। दूसरी बात, कई बार क्या होता है कि हमको ना उत्तर पता रहता है, हम तुरंत उत्तर पे आ जाते हैं। कई बार हमें उत्तर नहीं पता रहता है, तो हम लोग कहते हैं कि सॉरी आई एम अनएबल टू रिकॉल। पता है, जब आपको पता है कोई पॉइंट है तो बहुत बार ड्रैग करने की जरूरत नहीं, एग्जैक्टली पॉइंट पे और उसके बाद आगे। क्योंकि कई बार ड्रैग करने पे क्या होता है, एक तो हम ओपन फील्ड दे देते हैं, फिर वो कहीं से भी सिक्सर मार सकते हैं, कुछ और प्रश्न पूछ सकते हैं, है ना। तो थोड़ा सा एकदम पॉइंट टू पॉइंट, हमको नेक टू नेक, उन्होंने पूछा ए तो बताइए ए, इस तरीके से थोड़ा सा रहना पड़ेगा। और थोड़ा सा और क्लियर अगर आप बोल सकें, जैसे कि बहुत बार जैसे लग रहा है कुछ जगहों पे कि कंफ्यूजन वाला स्टेट लग रहा है, ऑल दो योर प्रेजेंस वॉज वेरी गुड। टू बी वेरी फ्रैंक, इंटरव्यू बहुत बार लिया है, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको देख के लगता है कि दे आर गोइंग टू गेट गुड रैंक, तो आपको लग रहा है कि आप अच्छा करोगे, पर कुछ चीज़ों को आप इन पे इम्प्लीमेंट करना। और हाँ, जो भी सर ने भी क्वेश्चन पूछा था, फिर मैंने उस पर एक जोड़ के क्वेश्चन पूछा था। यार देखो, जो 3 लैंडमार्क कन्वेंशन है ना, 70-72, 1992, 2012, इन तीनों कन्वेंशन को पढ़ लेना। फिर 1992 की सबसे जो रियो समिट थी, अर्थ समिट से कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट थी। उसमें कौन कौन सा निकल के आ रहा है, सीबीडी, यूएनएफसीसीसी और जो डिजर्टिफिकेशन को कॉम्बैट करने के लिए था वो, ठीक है, वो को। उसके बाद यूएनएफसीसीसी से क्योटो प्रोटोकॉल निकल के आ रहा है, क्योटो प्रोटोकॉल से कॉप निकल के आ रही है। फिर क्योटो प्रोटोकॉल में एनेक्स ए एनेक्स बी क्या है, वो कौन सी कंट्रीज है जिनको वहां पे क्या कहते हैं मिटिगेशन या इसमें सपोर्ट देना है, वो कौन सी कंट्रीज हैं जिनको इससे सपोर्ट मिलेगा। फिर एक वो एनेक्स कौन सा है जिसमें उन गैसेस का नाम लिया गया है जो इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर रही हैं। फिर वो कौन सा एनेक्जर है जहां पे बताया गया है कि किस देश को कितना मिटिगेट करना है, उनके अमाउंट दिए हुए हैं। तो ये थोड़ा सा इसको आप पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि इन्वायरमेंट अभी हॉट टॉपिक है और कॉप अभी जैसे सर ने बताया ये है। तो मेरा ये असेसमेंट था। बाकी विद्याधर सर बताएंगे कुछ असेसमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, सर आप जो करंट न्यूज़ है उसको पहले कवर कीजिए, क्योंकि करंट न्यूज़, और वो भी ऐसे न्यूज़ जो आपके असम को इम्पैक्ट कर रहे हैं, जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, आयुष्मान भारत स्कीम, जो इसी लाइन पे एक स्कीम भी लॉन्च की गई है असम गवर्नमेंट के द्वारा, तो इसे भी आपको कंप्लीट करना होगा। तो इस टाइप के जैसे क्वेश्चंस बनते हैं, इसे आप कंप्लीट ज़रूर करें। CUP 28 जो हाल ही में हुआ है, जो अल्टेरा लॉन्च की गई है, उसे आप ज़रूर कंप्लीट करें। अगर हम पॉलिटी की बात करें तो अब आपके जो असम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है 6th शेड्यूल। तो 6th शेड्यूल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, लैंड से रिलेटेड
और एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, इन सभी चीज़ों को आप अच्छे से एक बार थ्रो आउट हो जाए। कॉन्फिडेंट रहें, कॉन्फिडेंट की थोड़ी कमी आप में आ रही है, और फैक्चुअल नॉलेज है आपके पास, यू हैव द फैक्चुअल नॉलेज, बस बट यू हैव टू बी लुक कॉन्फिडेंट। ओके, आईआर को थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। आईआर में थोड़ा सा जो करंट न्यूज़ वगैरह को एक बार देख लीजिए, दैट इज गुड। ठीक है, आप चलिए, सबसे अच्छा तो मुझे ये लगा कि आपका एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रहा। जैसे वो टाइटल वाला क्वेश्चन जो था उसमें काफ़ी सारे लोग एक्सट्रीम व्यूज़ लेने लग जाते हैं कि या तो हटा ही दो या नहीं तो नहीं, तो मतलब सही है कि मल्टीपल आइडेंटिटीज़ होते हैं, उसमें लड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो वो वहाँ पर आपका, और आपका एटीट्यूड इन जनरल आपका पॉजिटिव रहा। जब 6 शेड्यूल वाला क्वेश्चन मैंने पूछा था तो वहाँ भी आपने एक्सट्रीम व्यू नहीं लिया, या तो हटा ही दो या कुछ भी नहीं हुआ, तो ठीक है, कुछ हुआ है और करने की ज़रूरत है। तो ये अच्छा पॉइंट आपने दिखा। एक और जो अच्छा दिखा वो ये कि आपने, जब सर ने पूछा कि क्या आप नर्वस हो, तो आपने मना ऐसे नहीं दिखाया कि नहीं नहीं मैं नर्वस नहीं हूँ, मैं एकदम स्ट्रांग। तो आप वो सख्त लौंडा बनने का आपने कोशिश नहीं किया। आपने जो अपने जो नर्वसनेस को आपने एक्सेप्ट किया, और जो कि नेचुरल है। हम सब बार बार काफ़ी सारे इंटरव्यूज फेस कर चुके हैं, तो हमें पता है इट्स नेचुरल। अगर आप बोलते कि आप नर्वस नहीं हैं, मतलब आप फेक कर रहे हो, तो इट्स ओके। जो रियल है बस आपको अपनी रियलिटी दिखानी है, वहाँ पे आपको शो नहीं करना है कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। बीजू बस एक चीज बोलूंगा, आप लोग और भी कुछ कहना चाहिए? बस एक चीज़ है कि जैसे क्वेश्चन जब आपको पोज किया गया, तो आप यू कैन टेक सम टाइम, ठीक है, आप 1 मिनट 1 हाँ मिनट उससे ज़्यादा नहीं। हाँ, मतलब आप कुछ पॉज जो है आप ले सकते हो, हम्म। ठीक है। अगर आपको लगता है कि रिकलेक्ट करने की जरूरत है, क्योंकि इससे क्या होता है कि एक तो आप रिकलेक्ट करते हो तो आपका जो आंसर है वो कोहेरेंट निकलता है, आप सोच करके एक के बाद एक आपका लॉजिकल आंसर निकलता है। और दूसरा ये कि बार बार नहीं तो क्या हो रहा था कि आप ऊपर देख करके सोच रहे थे, साइड देख करके सोच रहे थे, तो हमारा जो आई कांटेक्ट, हाँ, तो हमारा कांटेक्ट जो है वो बार बार ब्रेक हो रहा था। तो अगर आप सोच लेंगे तो फिर वो बना रहेगा, तो वो नेचुरली बना रहेगा, आपको एडिशनल एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा। हाँ, आपको भी कुछ बस ये चीज़ कहूँगा यार कि देखो बीजू, आप अधिकारी बनने वाले हो, ठीक है, तो आपके सारे उत्तर वो उत्तर हों जो एक अधिकारी के उत्तर होते हैं, ठीक है। जो आपने जो क्या कहते हैं बाकी सर ने जो पॉइंट आउट किया वो बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि वहाँ पे एटीट्यूड बहुत अच्छा था और वही बनाए रखना है। आप फ्यूचर में असम गवर्नमेंट को संभालने वाले एज एन अधिकारी, एज एन ऑफिसर, तो योर एटीट्यूड शुड बी एंड मस्ट बी लाइक एन ऑफिसर। तो एकदम बैलेंस अप्रोच रखनी है। न्यूज़ में या जो दिखते हैं बहुत सारी न्यूज़, हर तरीके की न्यूज़ आती है, पॉइंट हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए वो यूपीएससी या ये स्टेट पीएससी एस्पिरेंट का होना चाहिए, अधिकारी का होना चाहिए। जो स्टेट का ऑफिशियल स्टेटमेंट होगा वो हमारा होना चाहिए, ठीक है। तो बस इसको फॉलो कीजिए, बाकी जो हम लोग ने इनपुट्स दिया उस पर थोड़ा सा काम कीजिएगा। अपनी ज्योग्राफी, अपनी हिस्ट्री, स्टेट की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और अपने खुद की जहां पे आप रह रहे हो उस पर थोड़ा सा बस आप एक्स्ट्रा काम कर लेना, बस, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट बीजू, आई विश कि हम लोग जल्दी आपसे मिलें और क्या कहते हैं एक सफलता की पे चर्चा हो रही है आपके, ठीक है, इंटरव्यू ले रहा हूँ आपका, ठीक है। और मीनवाइल कुछ और भी आपसे जो बीच बॉल कांटेक्ट करते रहेंगे, कुछ और भी इश्यूज रहेंगे तो आप हमारे मेंटोर से भी बात कर सकते हो, और बाकी तो हम आपसे मिलते रहेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो वेरी मच, ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। सर हाँ, यस 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 सर, ये ड्रेस वाला था कि मैंने जो लाइट ब्लू होता है ना, तो एक शर्ट, तो मैंने बीच में यहाँ आसाम वाले में मॉक दिए थे, तो मैंने सोचा था कि एक ब्लैक पेन और जो एक ब्लू वाला यूजुअली जो लगाते हैं थोड़ा लाइट शेड वाला, हाँ मैं समझ गया, हाँ ऐसा ही थोड़ा ऐसा यहाँ कलर थोड़ा वो हो रहा है, तो वैसा ही लगाऊंगा सोचा था। फिर अभी 15 को है तो थोड़ा ठंड भी है, तो मैंने सोचा था कि स्वेटर लगा लूं। उस दिन मैंने वहाँ कोचिंग से डिस्कस किया था कि स्लीवलेस वाला जो यूजुअली ऑफिशियल्स भी लगाते हैं, तो फिर आज मैं मेंटर से भी बात कर रहा था कि बोले ठंड तो आने वाला है, लगाना तो पड़ेगा। मैं सोचा था कि नहीं लगाऊंगा, लेकिन ठंड अभी काफी भी पड़ रही है। नहीं, मैं आपको एक इस पे राय दूंगा। पहली बात तो कॉलर बंद रखिएगा, ठीक है, ये जो है ना इसको बंद रखिएगा, बिकॉज हाँ ये फॉर्मल में आता है, और आप स्वेटर भी पहनेंगे तो भी कॉलर बंद रखिएगा, खोलिएगा मत कॉलर, ठीक है। ये वाला भी बटन, हाँ इसको बंद रखिएगा, इसको बंद रखिएगा। और आप डू यू हैव ब्लेजर? अगर ब्लेजर आपके पास हो सके डार्क ब्लेजर तो उस पर डार्क ब्लेजर चलेगा। इफ नॉट देन प्लेन स्वेटर रखिएगा, वो भी किसी डार्क कॉन्ट्रास्ट कलर का रखिएगा, सेम कलर में मत रखिएगा मोस्टली। और जब भी करिए कॉलर बंद रही, अगर टाई वियर कर सके तो टाई वियर करिएगा, देखिए प्रोफेशनली वो थोड़ा बेटर लगता है। आप इसका उदाहरण इससे ले सकते हैं कि कभी आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा कि जब जजेस बात करते हैं किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, तो अक्सर उनके जो
पहनने का तरीका होता है उस पर कमेंट करते हैं, क्योंकि वो लोग खुले कॉलर पे चले जाते हैं। जो ऑफिशियल कोड ऑफ कंडक्ट होता है वो ऐसा नहीं है कि बताता है कि यही पहनो, पर वो एक तरफ इशारा करता है कि ऑफिशियल हमको किस तरीके से मेंटेन करना चाहिए। तो कॉलर बंद रखिएगा। हाँ ठीक है सर, ये 2 लाइन कट गया था। मैं ये कह रहा हूं कि ऑफिशियल कोड ऑफ कंडक्ट जो हमारा होता है वो ये नहीं बताता कि एकदम ऐसे ऐसे पहनो, पर वो इशारा करता है कि प्रोफेशनली आपको कपड़े कैसे पहने। तो प्रॉपर कॉलर बंद करके, कॉलर बंद रहे, अगर टाई वियर कर सके तो टाई पहनिएगा, अगर ब्लेजर नहीं पहन रहे हैं, ब्लेजर पहन रहे हैं तो टाई पहनिएगा ही पहनिएगा, कॉलर बंद रखिएगा। और आप कह रहे हैं कि आप स्वेटर पहनने को कह रहे हो, तो प्लेन स्वेटर, इसके कॉन्ट्रास्ट में जैसे ब्लू में या नेवी ब्लू में या इस कलर में, ग्रे कलर में प्लेन पहनिएगा, कोई डिजाइन विजाइन वाला ना पहनिएगा, प्लेन ज्यादा पहनिएगा, ठीक है। जितना सोबर लग सकेंगे उतना सोबर लगिएगा, ठीक है, बहुत कंट्रास्ट में नहीं जाना है, ठीक है। आज मैंने मेंटर से बात करके वो सोचा कि एक डार्क ब्लू टाइप होता है ना, वैसा एक सिला ही लो, तो और फिर अंदर एक वाइट वाला, फिर वाइट हो जाएगा ना डार्क ब्लू। ठीक है, मतलब आप कुछ इंटरव्यूज जो पढ़े होंगे यूट्यूब पे, बाकी मेंटोर से भी हम लोग बात कर लेंगे, आप लोग थोड़ा सा उस पर काम कर लीजिएगा कि ड्रेसिंग कैसी हो, ठीक है। तो थोड़ा सा प्रोफेशनल और थोड़ा सा ऑथेंटिक ड्रेसिंग हो, बस इस पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। पर सर थोड़ा हॉबी में मैं पूछ रहा था कि मैं, हॉबी ऐसा है कि मैं शाम को साइकिलिंग तो करता हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसे ही डाला है। अच्छा हाँ, हॉबी पे, हाँ हॉबी पे हम लोग क्वेश्चन नहीं पूछ पाए, हाँ थोड़ा सा उसका था। तो यार हॉबी पे थोड़ा सा काम कर ले। आपकी हॉबी क्या साइकिलिंग डाली थी आपने? मैं शाम को ऐसे ही लेके वो बगान वगान में ऐसे गांव में ऐसे जाता हूँ। हॉबी आपने क्या डाली थी? हॉबी में आप एक्चुअली डैफ में वो हॉबी वाला सेक्शन पे हम लोग क्वेश्चन पूछ नहीं पाए शायद। हॉबी आपकी क्या है, आपने क्या डाला था? नहीं होता, हाँ हम लोग का यहाँ पर डेफ में हॉबी नहीं होता है। नहीं पूछता है हम लोग का यहाँ पर डेफ में नहीं होता है हॉबी, इसी वजह से हमें दिखी भी नहीं। हॉबी जब भी आपसे पूछा, अगर पूछता है हॉबी क्या है, तो उस हॉबी को हमेशा बैक करना है। देखो, तो अगर हॉबी है तो उसको ही बैक करना। देखो, टीवी देखना, गाना सुनना, मोस्टली इसको हम हॉबी में नहीं करना चाहिए। कुछ क्रिएटिव हो, जिससे कुछ क्रिएटिव इनपुट हो। जैसे आपने कहा साइकिलिंग, तो आप साइकिलिंग बताइए, तो क्या उसके फायदे हैं, क्या उसके क्या कहते हैं इफेक्ट्स हैं। कुछ साइकिलिस्ट के नाम आपको पता होने चाहिए, जैसे कि आपको जेम्स लांस आर्मस्ट्रांग थे, इस तरह के कुछ नाम आपको पता होने चाहिए। इवेंट वगैरह के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। जैसे कि ये जो टूर दे फ्रांस होता है, लांस आर्मस्ट्रांग बहुत फेमस साइकिलिस्ट थे, ठीक है, उनको बीच में कैंसर भी हुआ था, कई बार टूर दे फ्रांस का विजेता रहे हैं वो। तो इस तरह की चीजें आपको पता होंगी। आई थिंक आपका वीडियो रुक गया है शायद। तो आपकी हॉबी जो है, आपकी हॉबी पे थोड़ा सा काम कर लीजिएगा, उसके जीके पे तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये कट गया अपने आप ही, ठीक है। हाँ सर, ये सर मैं वीडियो ऑफ कर दे रहा हूँ, आपका आवाज हॉबी वाला नहीं आ रहा था। कोई बात नहीं, ठीक है, बस हेलो सर, वो आवाज वाला नहीं आ रहा था। कोई नहीं बीजू, बस मैं कह रहा था सर ये हॉबी वाला ना, ये टेल मी योरसेल्फ में हॉबी मेंशन करे ना सर, अगर आपके बारे में कुछ बताओ बोलने से। अगर नहीं है तो मैं साइकिलिंग प्रिपेयर किया हूँ, मेजर टूर्नामेंट्स इन आसाम, इंडिया, वर्ल्ड के विनर्स। साइकिलिस्ट का भी नाम देख लीजिएगा रहा। हाँ, जो जिसने रिसेंट जीता है, 3 बार जीता है। नहीं, पुराने भी, जैसे आप लांस आर्मस्ट्रांग का नाम याद कर लीजिए, बहुत फेमस रहे हैं, उनपे काफी आक्षेप भी लगे, कई बार टूर दे फ्रांस का सबसे बड़ी साइकिलिंग की प्रतियोगिता होती है उसके विजेता भी रहे वो। तो इस तरह के कुछ नाम देख लीजिएगा, ठीक है। एंड कोशिश, बस एक लास्ट है, इसके बाद हम लोग बस क्लोज कर रहे हैं, कि अपनी जो डैफ है ना, डैफ पे बहुत अड़े रहिएगा। डैफ से मतलब इतर ना जाइएगा, मतलब बहुत ऐसा कि ऐसा आंसर जो डैफ पे कुछ और आपने भरा और आप कुछ और उत्तर ना देने, बहुत नेगेटिव इफेक्ट इसका जाता है, ठीक है बीजू। तो ठीक है बीजू यार, अभी हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।